जून 2025 में जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका दोनों देशों ने हमला किया तो इसके बाद लगा मानो ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। ईरान को पहले से ही इसका अंदाजा था और उन्होंने अपना 400 किलो यूरेनियम, जो कि 60% तक संवर्धित था, उसे पहले ही सेफ जोन में स्टोर कर दिया। इसके बाद ईरान ने रणनीतिक तौर पर कई कदम उठाए। माना जा रहा है कि ईरान गुप्त रूप से अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने E3 यानी जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन को 2015 के परमाणु समझौते, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या JCPOA कहा जाता है, उसके तहत संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को बहाल करने के लिए स्नैपबैक तंत्र का उपयोग करने के प्रयास के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। इस कदम ने वैश्विक कूटनीति में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि ईरान और पश्चिमी देशों के बीच पहले से ही रिश्ते खराब हैं और ये और ज्यादा गर्त में जा सकते हैं, खास तौर पर स्नैपबैक की वजह से। इसलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या होता है स्नैपबैक तंत्र। स्नैपबैक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 का हिस्सा है, जो JCPOA को लागू करता है। ये तंत्र JCPOA के अंतर्गत आने वाले किसी भी देश को शिकायत करने की अनुमति देता है कि दूसरा पक्ष समझौते का पालन नहीं कर रहा है। शिकायत दर्ज होने के बाद 30 दिनों के भीतर सुरक्षा परिषद को यह तय करना होता है कि क्या 2015 से पहले के प्रतिबंध, जैसे हथियार, बैंकिंग और शिपिंग पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो बहाल किए जाएंगे या नहीं। और अगर ऐसे में कोई निर्णय नहीं होता तो प्रतिबंध स्वचालित रूप से लागू हो जाते हैं। ये तंत्र इसलिए भी विवादास्पद है क्योंकि ये तेजी से और बिना व्यापक सहमति के प्रतिबंधों को लागू कर सकता है, इसलिए ईरान पर प्रतिबंधों का खतरा बढ़ रहा है। E3 का कदम और ईरान का जवाब। 13 सितंबर को ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि ये सिर्फ इतना नहीं है कि E3 के पास स्नैपबैक लागू करने का कोई कानूनी, राजनीतिक या नैतिक अधिकार नहीं है, और अगर वे ऐसा करते हैं तो यहाँ यूज इट और लूज इट का सिद्धांत काम नहीं करता। E3 की दुविधा के लिए सही अभिव्यक्ति इसका इस्तेमाल करो और खो दो है। दरअसल E3 ने अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया था कि ईरान ने JCPOA का उल्लंघन किया है, खासतौर पर यूरेनियम संवर्धन को 60% तक बढ़ाकर। समझौते में ये सीमा थी कि 3.67% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन E3 ने आरोप लगाया है कि ईरान का जो यूरेनियम संवर्धन है वो 60% तक हो चुका है, जो कि JCPOA के मानकों से कई गुना ज्यादा है। E3 का कहना है कि कदम वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है और स्नैपबैक तंत्र को लागू करना आवश्यक है। इसके जवाब में ईरान ने तर्क दिया कि 2018 में अमेरिका के समझौते से बाहर निकलने और E3 द्वारा आर्थिक लाभ प्रदान करने में विफलता के कारण उसने अपने दायित्वों को चरणबद्ध रूप से कम किया। अरागची ने इसे पीड़ित को सजा देने की कोशिश करार दिया, विशेष रूप से जून 2025 में इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर हमलों के बाद। अरागची ने बार बार कहा है कि E3 का स्नैपबैक प्रयास कानूनी रूप से आधारहीन और राजनीतिक रूप से विनाशकारी है। 20 जुलाई 2025 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस को पत्र लिखकर दावा किया था कि E3 ने JCPOA के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जिससे उसका स्नैपबैक प्रयास शून्य है। 29 अगस्त को उन्होंने चेतावनी दी कि यह कदम ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या IAEA के बीच सहयोग को नुकसान पहुंचाएगा और सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता को कमजोर करेगा। ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर एक संयुक्त पत्र भी जारी किया, जिसमें E3 के कदम को गैर कानूनी और भड़काऊ बताया गया। अब अगर स्नैपबैक लागू होता है तो ईरान ने उचित और समानुपातिक प्रतिक्रिया देने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। हालांकि अरागची ने कूटनीति के रास्ते खुले रखने का संकेत दिया, बशर्ते प्रतिबंध हटाए जाएं और एक नया संतुलित समझौता हो। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर स्नैपबैक लागू हुआ तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। स्नैपबैक तंत्र लागू होने की स्थिति में JCPOA पूरी तरह से समाप्त हो सकता है, जिससे ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच सकता है। ईरान ने पहले ही संकेत दिया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर सकता है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है। दूसरी ओर E3 का दावा है कि उनका कदम ईरान को जवाबदेह ठहराने के लिए जरूरी है। कूटनीतिक जानकार मानते हैं कि अगले कुछ हफ्ते महत्वपूर्ण होंगे और अगर सुरक्षा परिषद में कोई सहमति नहीं बनती तो प्रतिबंध अपने आप बहाल हो सकते हैं, जिसके बाद ईरान की प्रतिक्रिया क्षेत्रीय समीकरणों को बदल सकती है। इस बीच ईरान और E3 दोनों पक्षों ने कूटनीति की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है, लेकिन विश्वास की कमी और बढ़ते तनाव इसे मुश्किल बना रहे हैं।
कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले ने न केवल अपने लक्ष्यों को पाने में विफलता झेली, बल्कि अब ये मामला नेतान्याहू के लिए एक बड़ा सिरदर्द का कारण बन गया है। बेंजामिन नेतान्याहू ने इस हफ्ते कतर में हमास नेताओं की हत्या का आदेश देकर बड़ा दांव खेला था, लेकिन हमले में बुरी तरह से नाकाम रहने के बाद उनका ये दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। नेतान्याहू की योजना थी कि हमास के टॉप लीडर्स को मारकर न सिर्फ वो अपने टारगेट के और करीब पहुंचेंगे, बल्कि गाजा युद्ध में हमास को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर सकेंगे। लेकिन हमास के दावे ने उसकी सारी योजना पर पानी फेर दिया। हमास ने साफ कहा है कि उसके सीनियर नेता इस हमले में बच गए और हमले से पहले ही वहां से निकल गए थे। कतर में हुए इस हमले को लेकर एक बार फिर नेतान्याहू की अंतर्राष्ट्रीय साख पर चोट पहुंची है, जो पहले से ही गाजा में तबाही की वजह से खराब हुई पड़ी है। अब इस हमले के बाद हमास के नेता भी बच गए और कतर से नाराजगी भी मोल ले ली। कतर और अरब देश हुए नाराज। मंगलवार को हुए हवाई हमले पर कतर भड़क गया, जो अमेरिका का करीबी सहयोगी और पूरे युद्ध के दौरान एक अहम मध्यस्थ रहा है। हमले की अरब देशों ने भी आलोचना की है और व्हाइट हाउस के साथ भी इजराइल के रिश्तों में तनाव आया है। खबरें तो ये तक निकल कर आई कि ट्रंप ने नेतान्याहू को फोन कर चेतावनी तक दी। इस हमले के तुरंत बाद कतर के पीएम ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस भी गए। इसका सबसे बड़ा नुकसान इजराइल को गाजा के फ्रंट पर हुआ। न सिर्फ इससे सीजफायर की कोशिशों में रुकावट आ गई है, बल्कि 20 बंधकों की जिंदगी और खतरे में पड़ गई है। कतर निभा रहा है मध्यस्थ की भूमिका। इजराइल का कहना है कि कतर में हुए हमले में 5 हमास सदस्य और 1 कतर सुरक्षा गार्ड की मौत हुई, लेकिन हमास का कहना है कि उसके सभी नेता बच गए। ये वही नेता है जो सीजफायर को लेकर लगातार बातचीत कर रहे थे। हमास और इजराइल के बीच कतर ही मध्यस्थता कर रहा था और अब तक जितने भी बंधकों और कैदियों की रिहाई हुई है, उसमें कतर की बड़ी भूमिका थी। अब देखना है, मंगलवार के हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने ये साफ नहीं किया है कि क्या अब भी कतर मध्यस्थता करेगा। अमेरिका से रिश्तों में तनाव। बीते 2 सालों में गाजा में हमास और इजराइल के बीच जारी जंग पहले से ही कई देशों तक पहुंच चुकी है। लेबनान, ईरान जैसे देशों से इजराइल सीधे जंग में उतर चुका है, लेकिन मंगलवार को उसने सबको हैरान कर दिया था जब इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा पर हमले कर दिए। एक्सियोस में सूत्रों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके बेंजामिन नेतान्याहू से कहा कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने यहां तक कहा कि यह कदम स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूं, आप ऐसी हरकत फिर नहीं करेंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कतर की राजधानी में हुए हमले से डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार भी भौचक्के के रह गए। इसी को लेकर जब बात हुई तो ट्रंप ने नेतान्याहू और उनके सलाहकारों के काम पर हैरानी जताई और कहा कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कतर के इस पूरे कांड ने नेतान्याहू की सिरदर्द एक बार फिर से बढ़ा दी है और आने वाले समय में चौतरफा घेराव वो महसूस करेंगे।